नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फाइनली आज के इस वीडियो में जो भी फ्रेंड्स लोग रेलवे एग्ज़ाम से संबंधित 2024 में किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं टॉप मोस्ट साइंस के ऐसे क्वेश्चन जो आपके रेलवे के किसी न किसी एग्ज़ाम में दोस्तों प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे हुए क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग आज की इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। और जितने भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और यहाँ से दोस्तों आपके एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आविष्कार और आविष्कार से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है साइंस वाले पार्ट में। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि जो हेलीकॉप्टर का आविष्कार है वो किसने किया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, हेलीकॉप्टर का जो आविष्कार है वो सिको सर्की के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है किसके लिए। यानी आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है कि जो रेक्टिफायर होता है, जो दिष्टकारी होता है, इसका जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है। उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, या डीसी को एसी में बदलने के लिए, या एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो आप लोगों को दोस्तों बताना है यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। अगर आपको मालूम है तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करें, जो रेक्टिफायर होता है दोस्तों, जिसको हिंदी में बोलते हैं दिष्टकारी, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो दोस्तों इसका जो कार्य होता है, इसका जो काम होता है वो एसी को डीसी में बदलने का होता है। यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाए, यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में जो बदलने का कार्य है वो रेक्टिफायर का होता। तो आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। यानी दोस्तों आप लोगों ने जीव विज्ञान में पढ़ा होगा, बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो फाइकोलॉजी है इसके तहत दोस्तों हम लोग जिसका अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो किसके बारे में स्टडी की जाती है। तो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों हमारी इस सीरीज़ के साथ आप लोग डेली टाइम से जुड़ जाया करें, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए साइंस के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने वाला हूं इस सीरीज़ के माध्यम से, जो आपके एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलने वाले हैं। बस आपको अपने एग्ज़ाम से पहले इन सभी वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी एक बार देख लेनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे जो पूछा जा रहा है, फाइकोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों वो किसका किया जाता है, तो शैवाल का। दोस्तों शैवाल का जो अध्ययन कहलाता है साइंस में, उसे हम लोग फाइकोलॉजी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है, बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, आपको ध्यान रखना। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जो वर्गीकरण का जो प्राकृतिक सिस्टम है वो किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर जो स्वीडिश थे, यानी दोस्तों जो वैज्ञानिक थे, यानी जो साइंटिस्ट थे स्वीडिश थे, इनके द्वारा दोस्तों जो वर्गीकरण का जो प्राकृतिक यानी नेचुरल सिस्टम है वो दोस्तों दिया गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी यहाँ पर है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु की खोज किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता रहता है साइंस में कि जो जीवाणु की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों लेवेनॉक जो थे इनके द्वारा जीवाणु की खोज की जाती है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर दोस्तों
कंटेंट और वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन ऐसे आप लोगों को आज की सीरीज़ में देखने को मिल रहे हैं जो आपके रेलवे के किसी न किसी एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। चाहे आप आरपीएफ की बात करें या एनटीपीसी की करें या आप लोग ग्रुप डी की बात करें या एएलपी टेक्नीशियन की, यानी सभी एग्ज़ाम में कोई न कोई क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लास्ट तक पूरी ज़रूर देखें, तभी दोस्तों आप अपने एग्ज़ाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आप 100% बिल्कुल सही करके आने वाले हो, अगर आप लोग सीरीज में लास्ट तक जुड़े रहते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है ऐसे एलिमेंट जिनमें जो मेटल और जो नॉन मेटल के गुण पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों उन्हें जो कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, उन्हें दोस्तों उपधातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, उन्हें उपधातु के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाकू से काटे जा सकने वाली धातु कौन सी है। यानी इनमें से आपको बताना है कि ऐसी कौन सी धातु है जो चाकू से कट जाती है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए मैं आप इस वीडियो में इस क्वेश्चन का लिया हुआ हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आप मत समझना कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, फिर कह रहा हूँ। तो आप कोई भी क्वेश्चन को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए कि ये बहुत ईजी, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं और आप लोग जब इन क्वेश्चन को अपने एग्ज़ाम में बैठते हो, जब आपके सामने स्क्रीन में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सोचते हो ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, मैं तो ये पढ़ा ही नहीं। तो दोस्तों हर एक पॉइंट्स को आपको बिल्कुल सीरियसली लेना है और अपने एग्ज़ाम में बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस करके आना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे जो पूछा जा रहा है कि चाकू से जो काटे जा सकने वाली धातु है वो कौन सी है, तो दोस्तों वो आपकी धातु है सोडियम धातु। ठीक है, क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी यहाँ पर है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पास्कल किसकी इकाई है। देखिए यूनिट्स ही संबंधित आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, मात्रक से संबंधित और बीमा से भी संबंधित आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये फिक्स है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो पास्कल इकाई है वो किसकी है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, दाब की जो इकाई होती है वो पास्कल होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी यहाँ पर है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरंग का वेग अगर v है, आवृत्ति n है तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा में संबंध दिया जाता है। यानी दोस्तों यहाँ आपसे एक क्वेश्चन कह रहा है कि अगर जो तरंग का वेग होता है अगर उसे हम v से डिनोट करें और आवृत्ति को n से डिनोट करें, प्रदर्शित करें तथा तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से प्रदर्शित करें, तो इन तीनों में जो एक संबंध दर्शाता है तो इनमें से कौन वो संबंध है जो बिल्कुल सही दर्शाया गया है। आपको ये यहाँ पर चूज करना है, बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में v इक्वल टू क्या होता है n लैम्डा। v दोस्तों आपका क्या हो गया, तरंग का वेग हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर n की बात करें तो n आपकी आवृत्ति हो गई। तो दोस्तों इन तीनों के बीच में जो संबंध होगा ये आपकी तरंग दैर्ध्य हो गई। ठीक है, तो v इक्वल टू क्या होता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, v इक्वल टू होता है n लैम्डा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार दोस्तों आपके एग्ज़ाम्स में पूछा भी जा चुका है, ये जो संबंध है बहुत बार पूछा गया, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है फार्मूला। और इस फार्मूला के बेस पे आपके क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो ये फार्मूला आपको बहुत काम आने वाला है, तो इसलिए आपको इसको बिल्कुल याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। यानी दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करें जो जल में हम लोग तैरते हैं, तो दोस्तों ये न्यूटन की किस गति के नियम के द्वारा ये संभव हो पाता है कि हम लोग जल में तैर पाते हैं। तो आपको दोस्तों आज से ध्यान रखना है, जो न्यूटन का तृतीय नियम है
इसी के कारण दोस्तों हम लोग जो है जल में तैर पाते हैं, क्योंकि जब हम लोग तैरते हैं तो आप लोगों को न्यूटन का जो तृतीय नियम है इसे हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं, क्योंकि जितनी हम लोग क्रिया करेंगे उसके विपरीत हमें जो है उतनी ही प्रतिक्रिया मिलने वाली है। तो इसलिए जब हम लोग जल पे तैरते हैं तो हम लोग पानी में नीचे की तरफ दबाव डालते हैं, ठीक है, तो पानी भी हमारे नीचे से ऊपर की तरफ दबाव डालता है, इसी की वजह से हम लोग डूब नहीं पाते, तैर पाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका आपके एग्जाम्स में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना दोस्तों, लॉजिकल क्वेश्चन है कि यदि किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, या 2 घंटे बाद लौट आएगा, या 24 घंटे बाद लौट आएगा, या कुछ निश्चित नहीं, यानी कुछ भी नहीं कहा जा सकता आएगा कि नहीं आएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने एस्केप वेलोसिटी के बारे में पढ़ा होगा 12th या 11th क्लास में फिजिक्स में। देखिए मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि जितने भी फ्रेंड्स लोग रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो लोग 11th 12th में साइंस को अगर उनकी थोड़ी भी अच्छी रही होगी तो ये मैं कह सकता हूँ कि आप लोग ज़रूर साइंस में आपको हर एक बात समझ में आएगी और हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने थोड़ी भी पढ़ाई अगर 11th 12th में किया होगा साइंस के बारे में, अगर आप लोग साइंस साइड से थे 12th और 11th, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे और आपको आगे जो, क्योंकि रेलवे में दोस्तों साइंस आपके एग्ज़ाम में कंपलसरी पूछा ही जाता है, करीब 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर वो आपका थोड़ा सी भी मजबूत है ना तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बस इसी तरह आपको क्वेश्चन पढ़ते रहना है डेली और आप 100% दोस्तों अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, यदि किसी भी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर की प्रति सेकंड के वेग से अगर फेंक दिया जाए ना तो दोस्तों वो जो है, वो जो पिंड होगा वो दोस्तों पृथ्वी पर कभी नहीं लौट के आएगा, ठीक है। क्यों नहीं लौट के आएगा, लेकिन वो प्रयास तो करेगा, क्योंकि दोस्तों वो जो है प्रयास करेगा, लेकिन क्या है वो लौट के नहीं आ पाएगा। इसका कारण ये है क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उसको पार कर जाता है, तो इसी की वजह से वो नीचे नहीं आ पाता है पृथ्वी पे। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाए तो जो छड़ है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऋणावेशित हो जाएगी, या धनावेशित हो जाएगी, या उदासीन रहती है, या पहले ऋणावेशित होती है, या फिर धनावेशित होगी, यानी इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो अगर बात करें दोस्तों, लॉजिकल सी बात है दोस्तों कि जब कांच की छड़ को हम लोग रेशम से रगड़ेंगे तो उसमें जो है क्या होगा दोस्तों, चार्ज होगी, लेकिन कैसा चार्ज उस पर आएगा ये बात है। तो दोस्तों वो है धनावेशित हो जाती है, कैसी हो जाएगी, धना, यानी पॉजिटिव चार्ज उसमें उत्पन्न हो जाएगा। तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। यानी दोस्तों मानव त्वचा का जो अध्ययन है इसकी स्टडी करने वाले विज्ञान को जो हम लोग कहते हैं, शाखा को कहते हैं, वो किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग डर्मेटोलॉजी, दोस्तों डर्मो का मतलब होता है स्किन। देखिए फिजिक्स में दोस्तों ये जो स्टडी से रिलेटेड शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, इनमें दोस्तों आप लोग रूट वर्ड समझ गए ना,
तो आप दोस्तों एस्टडी यानी मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं, फलों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों डर्म का मतलब होता है स्किन। जब भी स्किन के बारे में पूछा जाए तो आपको डर्म शब्द ढूंढना, चाहे वो हिंदी में लिखा हो चाहे इंग्लिश में। यहाँ पर हिंदी में दे दिया लेकिन है तो ये इंग्लिश वर्ड ही ना। तो दोस्तों डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। लॉजी का मतलब दोस्तों होता है अध्ययन, स्टडी करना, ठीक है। तो मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली जो विज्ञान की शाखा है उसे हम लोग दोस्तों डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है। इनमें से दोस्तों आपको बताना है कि भोजन का जो अनिवार्य अवयव होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों आपका जो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है, दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये भोजन का सबसे अनिवार्य अवयव माना गया है। क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है और भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, जो कैप्सूल हम लोग खाते हैं, जो डॉक्टर हमें जब दवा कराने जाते हैं तो वो कोई भी कैप्सूल अगर लिख लेता है तो उसे हमें खाना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग कैप्सूल निकालते हो पत्ते से तो उसमें जो एक पन्नी चढ़ी होती है ऊपर, जो उसका ऊपरी वाला हिस्सा होता है, तो वो दोस्तों आवरण होता है, वो किसका बना होता है। तो आपको मालूम भी होना चाहिए और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लेवल से। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो कैप्सूल का आवरण है ये दोस्तों आपका बना होता है किसका, स्टार्च का, ठीक है। किसका बना होता है दोस्तों, स्टार्च का। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जीका वायरस है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो जीका वायरस है दोस्तों ये मानव शरीर का जो है किस भाग को ग्रसित करता है, यानी किस भाग पर दोस्तों ये अटैक करता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो जीका वायरस है ये बहुत खतरनाक वायरस माना जाता है और दोस्तों ये जो है दिमाग पर सीधा अटैक करता है। इसका जो प्रभाव पड़ता है दोस्तों वो दिमाग यानी मस्तिष्क पर पड़ता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी। तो दोस्तों आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो आपको यहीं पर देखिए आपके क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गए कि मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता। आपके एग्जाम में पूछ ले कि मलेरिया किसके कारण फैलता है, तो किसके कारण से फैलता है दोस्तों, मादा एनाफिलीज के द्वारा जो मलेरिया रोग है ये फैलता है। और इसकी जो खोज है सबसे पहले किसने की थी, तो ये भी आप लोग बात जान लीजिएगा, रोनाल्ड रॉस के द्वारा। रोनाल्ड जो रॉस थे इनके द्वारा दोस्तों जो मलेरिया की खोज है वो की जाती है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी यहाँ पर है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस बात को बिल्कुल याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है। देखिए आप लोगों ने जो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें पढ़ा होगा दोस्तों, ये चैप्टर अलग, और यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में 100% 2-3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है। तो आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो। यहाँ पर अगर दोस्तों बात करें अर्धचालक की, तो दोस्तों अर्धचालक यहाँ पर जो क्रिप्टॉन है दोस्तों ये अर्धचालक नहीं, बाकी सिलिकॉन, सेलेनियम और जर्मेनियम ये दोस्तों तीनों अर्धचालक के अंतर्गत आते हैं। जबकि आपका क्रिप्टॉन जो है दोस्तों ये अर्धचालक नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी यहाँ पर है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो हाइड्रोजन की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, हाइड्रोजन की जो खोज है वो कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी यहाँ पर है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है
तो वह क्या होती है, यानी उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। सीधी दिशा में चली जाती है, या अविलंब की ओर झुक जाती है, या अविलंब से दूर हटती है, या इनमें से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ा होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिक्स वाले चैप्टर से दोस्तों ये क्वेश्चन लिया गया है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका आपके एग्जाम्स में। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों कि जब प्रकाश की किरण यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो दोस्तों उस पर जो प्रभाव पड़ने वाला है वो अविलंब की ओर झुक जाती है। क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी यहाँ पर है ये बिल्कुल सही होने वाला है, ठीक है। यानी जब हमारी जो किरण है वो जब ऐसे जाती है विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा ऐसे चित्र बना होता वहाँ पर ऐसे, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पर दोस्तों जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो दोस्तों वो सीधे अविलंब की ओर झुक जाती है। क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी यहाँ पर है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों ये जो साइंस के ऐसे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ जो रेलवे की किसी न किसी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में दोस्तों बार बार पूछे गए हैं। और आपके एग्ज़ाम में दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके रिपीट होने के 100% चांसेस होते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन आते हैं साइंस के तो उसमें 15 प्लस दोस्तों ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में रेलवे के एग्ज़ाम से पूछे हुए होते हैं। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए अपने एग्ज़ाम की जो है तैयारी करना है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आपको इस वीडियो को ज़रूर एक बार देखना है। और अगर दोस्तों हमारे इस चैनल में आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों ये जो क्लास है डेली हमारे इस चैनल पर आप लोगों को मिलती रहती है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।